हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ फ्रिक्शन। और इस चैप्टर को लेके कंसेप्चुअली लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, जैसे कि डायरेक्शन क्या होता है या कब फ्रिक्शन लगना है नहीं लगना है, ये सारे चीज़ों को लेकर उस चैप्टर को हम लोग बहुत ही बारीकी से देखने वाले हैं। और जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप प्लीज़ इत्मीनान से देखो, हर एक चीज़ समझ में आएगा, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रहेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि डे टू डे लाइफ में जो हम लोग बातें करते हैं कि फ्रिक्शन क्या है, आपको ही पता है। दो सरफेस रब हो रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहा है। कोई भी गाड़ी चल रहा है, फ्रिक्शन है। आप चल रहे हो, फ्रिक्शन। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये तो हमारे डे टू डे लाइफ में देखते हैं, फील करते हैं। फिजिक्स के नज़रिया से फ्रिक्शन क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखो, एक सरफेस है, राइट। एक ब्लॉक है। अभी हम लोग अगर जनरली देखने की कोशिश करें तो ये ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक का सरफेस और ये जो सरफेस है, ग्राउंड है या जो भी उसका सरफेस, दोनों का जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन दिख रहा है, राइट। लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं होता है। अगर इसको आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, अगर हम लोग इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से पैटर्न आपको दिखेगा। जो सरफेस है इस तरीके से आपको सरफेस दिखने को मिलेगा, यानी अप एंड डाउन इसमें इरेगुलरिटी मिलेगा सरफेस में। तो बेसिकली अब यहाँ पर क्या होता है कि ये ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक का भी सरफेस ऐसा ही देखने को मिल रहा है, इसका भी। तो कहीं ना कहीं अगर लेमन की तरह हम लोग सोचे तो ये आपस में कहीं ना कहीं इस तरीके से फिक्स हो रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस से रुकावट है इनके मूवमेंट पे। ये क्या हुआ, नॉर्मल थॉट्स की तरह हम लोग सोच रहे हैं। फिजिक्स के नज़रिए से क्या होता है आप समझना। अगर इसको थोड़ा सा मैं ऐसे इनलार्ज करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको बड़े बड़े में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ब्लॉक का हो गया, ये ब्लॉक का हो गया। अगर सरफेस का अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, कुछ इस तरीके से सरफेस है। अब यहां पर ये जो पार्टिकल हैं दोनों सरफेस के, जब ये साथ में मिल रहे हैं तो दीज आर द चार्ज पार्टिकल। क्योंकि हमारा जो भी बना हुआ है एटम से बने हुए हैं, चार्ज पार्टिकल से बॉडी बने हुए हैं। ये आपस में क्या करते हैं कि एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो भी अप्लाई करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे चार्ज पार्टिकल इस सरफेस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक बॉन्डिंग सा क्रिएट होता है, एक फोर्स वहां पर जनरेट होता है। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। तो इस सरफेस को हम लोग माइक्रोस्कोप पर देखा, हम लोग सिंपल ऐसा देखते हैं। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है कि कांटेक्ट फोर्स होता है। जो ये बॉडी यानी सरफेस का ये स्ट्रक्चर दिखाया, ये हमारा क्या था, सरफेस, ये हमारा ब्लॉक था। तो ब्लॉक सरफेस पर फोर्स लगाएगा और इन रिएक्शन सरफेस ब्लॉक पर फोर्स लगाता है। ये कौन से फोर्स हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो डेवलप हुआ है यहाँ पर चार्ज पार्टिकल के क्लोजली आने से, उससे ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। अब यहाँ से समझने वाली बात है कि वो कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। अब ये तो डिफरेंट पोजीशन में है ये पार्टिकल, तो हम लोग रैंडमली ऐसा हो सकता है कि उसका कुछ ये डायरेक्शन, यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इस तरीके से ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जो कांटेक्ट फोर्स है, कोई जरूरी नहीं है कि जो कांटेक्ट सरफेस है दोनों बॉडी का, उसके परपेंडिकुलर ही हो। तो पहला मिसकंसेप्शन यहां से दूर करना है। जो कांटेक्ट फोर्स डेवलप होता है, क्यों हो रहा है ये भी आपको समझ में आया। जो कांटेक्ट फोर्स है, ये दोनों सरफेस ऐसे है कांटेक्ट वाली, इसके परपेंडिकुलर ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इन जनरल हमें माना कि फोर्स ऐसे है, इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, कांटेक्ट
फोर्स। जब ये सरफेस इस पर कांटेक्ट फोर्स लगाया तो ये बॉडी, जो ऊपर का बॉडी है, इस पर भी कांटेक्ट फोर्स लगाएगा। अभी हम लोग डिस्कस किए। अब इसका दो कंपोनेंट होंगे। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में दो कंपोनेंट हम ले सकते हैं। एक सरफेस के अलोंग, क्या है, एक सरफेस के अलोंग, और एक हमारा परपेंडिकुलर। जो सरफेस के अलोंग है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जो भी हम लोग बात कर रहे थे दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। जो सरफेस के अलोंग यानी कि टेंजेंशियली जो है, सरफेस के जो पैरेलल है, कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल है, वो क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। जो परपेंडिकुलर है इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स। तो यहां पर हम लोग समझ गए कि दो बॉडी जब क्लोजली आता है तो किस तरीके से फोर्स डेवलप होता है। तो जब यहां पर हुआ तो सिमिलरली यहां भी होगा। जो बॉडी, ये ब्लॉक ब्लैक से जो मैंने डिनोट किया है, ये भी इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा। इसका एक कंपोनेंट ऐसा होगा, एक फ्रिक्शनल का ऐसा होगा। तो हमें यहाँ क्या समझने को मिला कि इस चार्ज पार्टिकल के इंट्रैक्शन के कारण जो फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स डेवलप होता है, उसका दो कंपोनेंट है। कॉन्टेक्ट फोर्स कोई ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ही हो, किसी पर्टिकुलर एंगल पर भी लग सकता है कॉन्टेक्ट सरफेस के। उसका जो पैरेलल कंपोनेंट जो आएगा सरफेस के, वो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। जो वर्टिकल है, नॉर्मली जो है, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब थोड़ा सा फिजिक्स के नज़रिया समझ में आया कि आखिर फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, कैसे जनरेट होता है, ये समझ में आया। अब इसको आप नोट करो। अभी हम लोग फिजिक्स के नज़रिए से देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है, कैसे जनरेट हो रहा है, उसके रीजन क्या है, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है सोचने का। तो यहाँ पे एक चीज़ और हमने क्या भी देखा कि जो भी फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा है वो कहीं ना कहीं दो सरफेस के बीच हो रहा है। सिंगल सरफेस के बीच फ्रिक्शन नहीं हो, कोई ना कोई इसके साथ पेयर में होगा, यानी पेयर ऑफ सरफेसेज होंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स किस किस पेयर के साथ डेवलप हो सकता है, किस टाइप के मटेरियल के साथ। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारा डेवलप हो सकता है सॉलिड सॉलिड के बीच में। जैसे आयरन का एक प्लेट हुआ, दूसरे आयरन का प्लेट है, हो सकता है सॉलिड एंड फ्लूइड या लिक्विड, यानी कोई वुड है उसके ऊपर वाटर है, कोई दूसरे लिक्विड है, उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो सकता है। या फ्लूइड एंड फ्लूइड के बीच में, यानी लिक्विड और लिक्विड के बीच में भी हो सकता है। यानी कि एक ऑयल है, एक वाटर है, दोनों कहीं सरफेस उनके कांटेक्ट मारे तो वहाँ भी फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे एक पर्टिकुलर चैप्टर में। बेसिकली जो इस चैप्टर में जो यूजुअली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है जनरली हम लोग का रिलेशन है सॉलिड एंड सॉलिड, यानी कि दो सरफेस जो सॉलिड है, जैसे कि आयरन वुड जो भी है, कॉपर। तो हम लोग बेसिकली इसके बारे में स्टडी करने वाले, सॉलिड एंड सॉलिड सरफेस के बीच क्या फ्रिक्शनल फोर्स कैसे जनरेट होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि बाय द वे मान लो कि हमारा एक सरफेस गिवन है, ओके। इस पर एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। अगर इस पर आपसे ये बोला जाए कि फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू 3 न्यूटन है, ओके, और इसका मास 0.4 kg है। बात समझ में आया? फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरह सपोज मूवमेंट हो रहा है या जो भी है, आपसे ये दिया गया है कि इस पर फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन का लग रहा है, इसका मास 4 kg है। तो आप बताओ कि कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू क्या होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो आपको न्यूटन्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है कि अगर इसका मास ये है तो यहाँ वेट लगेगा। वेट हमारा क्या होगा, mg, दैट इज 4 न्यूटन। जब इसका वेट लग रहा है यानी कि इसे पुश कर रहा है तो इसे इसका रिएक्शन भी मिलेगा। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन।
वर्टिकली हमारा कोई मूवमेंट नहीं है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन हमारा 4 न्यूटन के बराबर हो गया। ये तो न्यूटन लॉ हमने पढ़ा है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स का ही तो वो कंपोनेंट है। कॉन्टैक्ट फोर्स का ही तो कंपोनेंट है ये दोनों। तो यहाँ से अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो बेसिकली हमारा ये क्या है, 3 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज 4 न्यूटन। तो वेक्टर एडिशन आपको पता है, सिंपली टेल टू हेड, इसको हमने शिफ्ट किया यहाँ पर, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स कुछ ऐसा होगा। सो दिस इज 4 न्यूटन। अब तो आप सिंपल, आपको पता है ये हमारा अगर कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसको एफ ऐसे करें तो एफ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 दैट इज 5 न्यूटन। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, अगर इसे हम लोग tan थीटा बोलें तो क्या होगा 4/3, यानी कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स के साथ, यानी इसकी वैल्यू 5 न्यूटन है और फ्रिक्शनल फोर्स के साथ जो इसका डायरेक्शन है थीटा है। समझ में आया? तो ये माइंड से यहाँ पर मिसकंसेप्शन ये हटाना है कि कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस ही लग रहा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि एट 90 डिग्री पर भी हो सकता है। तो अभी हम लोग ये समझ गए कि फोर्स कैसे हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम लोग कैसे इसको समझते हैं, ये सारी चीज़ को हम लोग समझ चुके हैं। चलो आप नोट करो इसे। अब जिस टॉपिक को आप लोग ढूंढ रहे हो शायद वो आने वाला है। ये बेसिक इसलिए बताना ज़रूरी था, इसके पीछे जो है फिजिक्स, ताकि आपको आगे कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम लोग कुछ रियल एग्जाम्पल लाइफ का देखेंगे, उसी से कनेक्टेड सिचुएशन को समझेंगे और फिर उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखो यहाँ पर, बाय द वे हमारे पास एक सरफेस ऐसे है, बिल्कुल आराम से देखना, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। होपफुली मेरा कोशिश है कि आप लोगों को कहीं परेशानी ना हो। आप बिल्कुल ध्यान से देखो। आप जहाँ दिक्कत लगे कमेंट बॉक्स में लिखा करो कि यहाँ नहीं समझ में आया, ऐसा कैसे हुआ। मैं पूरा कोशिश रहेगा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँ। अब मान लो कि अपने पास एक ऐसा अलमीरा रखा हुआ है। सबके घर में अलमीरा होता है, ठीक है। अलमीरा पर आपने क्या किया कि आप फोर्स लगा रहे हो। एकदम प्रैक्टिकल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, कहीं कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो आप फोर्स लगा रहे हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप फोर्स लगाए लेकिन फिर भी वो हिला नहीं, आई मीन आगे खिसका नहीं, मूव नहीं किया। ऐसा पॉसिबल है, काफ़ी वजनदार हो, हैवी हो, आप उससे ज़्यादा आपके पास पावर नहीं हो कि उसे आप पुश कर सको। तो बाय द वे आपने शुरुआती दौर पर आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। आपने एफ यहाँ फोर्स मैं लिख रहा हूँ, जो आप फोर्स लगा रहे हो, आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। बात ध्यान से सुनना, ये मूव नहीं किया। हम लोग न्यूटन्स लॉ में क्या पढ़े थे कि कोई बॉडी पर अगर नेट एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई होता है तो एक्सीलरेट करेगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो नहीं है तो हम लोग क्या देखें कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन है, तो इसे एक्सीलरेट करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि नेट इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है 5 न्यूटन नहीं है, 0 है। इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना। ये अलमीरा को आपने पुश करने की कोशिश किया 5 न्यूटन से, ये मूव नहीं किया। इसका मतलब कोई ना कोई एक फोर्स है इस पर अप्लाई हो रहा है जो इसको बैलेंस कर रहा होगा। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। अगर आप पहले से कुछ जानते हो तो कंक्लूजन पर बिल्कुल मत आना, आपसे रिक्वेस्ट है। मेरी बात शब्दों को सुनते जाओ, सारे डाउट आपके क्लियर होते जाएंगे। ये क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। आपसे रिक्वेस्ट है, पहले से कुछ पढ़े हो, समझे हो, आप इसमें मर्ज करने की कोशिश मत करो। मेरे पर भरोसा रखो, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये है क्या? फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ। तो यानी कि न्यूटन्स लॉ
वैलिड है, यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, इसको ऐसे रेड से दिखाता हूँ, आसानी होगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स यानी कहीं ना कहीं 5 न्यूटन का डेवलप हुआ होगा, तभी तो ये मूव नहीं किया। चलो अब समझ में आया कि अलमीरा क्यों नहीं मूव किया। अब आपने क्या किया कि अपने किसी और भाई को बुलाया, उसने भी 5 न्यूटन का लगाया। अब कितना फोर्स लग गया? अब लग गया 10 न्यूटन का। अब आपने फिर से ऑब्जर्व किया कि अभी भी मूव नहीं किया। आपके छोटे भाई ने फोर्स लगाया, देखा कि नहीं, मूव अभी भी नहीं किया। तो फिर आपको समझ में आया कि अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, लेकिन कितने का लग रहा होगा? अब 5 न्यूटन का तो नहीं लग सकता। अगर 5 न्यूटन का लगता तो 10 न्यूटन आपने लगाया, 5 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा, तो 5 न्यूटन से नेट 5 न्यूटन होता, तो मूव करना चाहिए था, मूव नहीं किया। तो आपको समझ में आया अच्छा नहीं, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स अब 10 न्यूटन का लग रहा होगा। बोला कि अच्छी बात है। अब आपने क्या किया, अब यहां पर आपने अपने छोटे भाई को बुलाया, वो भी फोर्स लगाया। अब फिर आप अपने एक फ्रेंड को बुलाया, अब उसने भी फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। क्या लगाया? 5 न्यूटन का। अब टोटल फोर्स आपने कितना अप्लाई कर दिया? आपने अप्लाई किया 50 न्यूटन। अब आपने देखा कि जस्ट अबाउट टू मूव, यानी कि जस्ट स्लाइड कर दिया। जैसे ही आपने 15 न्यूटन लगाया, अलमीरा मूव कर गया। तो आपको बात क्या समझ में आया कि अच्छा इसका मतलब कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहीं ना कहीं हमारा 15 न्यूटन से लेस है, ऑलमोस्ट लेस है। मेरी बात सुना, लेस मीन्स काफ़ी नहीं, ऑलमोस्ट लेस, यानी कि हो सकता है कि ये हमारा 14.99 रेकरिंग कुछ न्यूटन हो, ऐसा। ये बात समझ में आया? यानी हम लोग बात ये करने वाले हैं कि जो अब फ्रिक्शनल फोर्स है जो ऑलमोस्ट 50 न्यूटन के बराबर होगा। अब ये अलमीरा मूव कर गया। तो अभी हम लोग क्या क्या चीज समझे, क्या ऑब्जर्व किए, उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग एक चीज क्या है समझ में आया कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये वेरी कर रहा है ना। यानी कि यहां से हमें ये समझ में आया पहला चीज कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो वेरी कर रहा है। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इज एडजस्टेबल, यानी कि जितना वैल्यू हम लोग लगा रहे हैं उसको एडजस्ट कर रहा है उसके इक्वल। और इस तरीके से जो फ्रिक्शन लगता है जब तक ये रेस्ट में है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। या वर्ड सुनना चाह रहे थे? स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि जब तक मोशन में नहीं है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है अलमीरा के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट, अलमीरा एज एग्जाम्पल हमने लिया है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक में, रेस्ट में, ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट में है, अगर वो कोई फ्रिक्शनल फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये एडजस्टेबल है, ये वेरी कर रहा है। क्यों कर रहा है? आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ रहा हो। आपने 5 न्यूटन लगाया, उतना ही अप्लाई हुआ, नहीं मूव किया। 7 लगाया, 10 लगाया, जब 15 लगा तो मूव कर गया। तो इसका मतलब कि फ्रिक्शनल जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है उसका एक मैक्सिमम वैल्यू है, कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है। यानी कि फ्रिक्शनल स्टैटिक हैज अ मैक्सिमम वैल्यू। ये समझ में आए? एडजस्टेबल है, मैक्सिमम वैल्यू है। अब बात है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है। किसी दो सरफेस जो पेयर पर्टिकुलर है, दो सरफेस का पर्टिकुलर अगर पेयर जो सरफेस है उस पर फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम क्या लग सकता है? तो हम लोग को ये पता है कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहा हूं, जो लग सकता है वो डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पर।
यानी कि इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स क्या होगा, इसके वेट के अगेंस्ट जो भी नॉर्मल रिएक्शन हो, वो तो केस के ऊपर, लेकिन जो भी नॉर्मल रिएक्शन है इस सरफेस का, जो आपने देखा था कांटेक्ट फोर्स में, या जो भी नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। ये बात समझ में आया? और यहां से आपको एक चीज समझ में आया, सो इफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो हम लोग इसको बोलते हैं म्यू एस एन। यहां इसको अच्छे से लिख देता हूं, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है म्यू एस एन। म्यू एस एन क्या है? म्यू एस एन इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? ये होता है दो सरफेस का बीच जो मटेरियल है वो किस टाइप का है, यानी मटेरियल के प्रॉपर्टी पर ये वैल्यू डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? सपोज आयरन है, आयरन का म्यू एस अलग होगा, आयरन वुड ले लिया पेयर, उसका कुछ अलग होगा। तो जिस तरीके से मटेरियल होता है, मटेरियल जो कांटेक्ट में है पेयर में, वो किस टाइप का मटेरियल है उस पर ये डिपेंड करता है म्यू एस। सो दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने भी क्या समझा? सबसे इंपॉर्टेंट कि फ्रिक्शनल जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो वेरिएबल है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या वेरिएबल है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, म्यू एस एन हो सकता है। तो दैट मीन्स कि फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन एंड इक्वल टू म्यू एस एन। ये समझ में आया? यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू है हमेशा इसे लेस या इक्वल होगा। कैसे? आप देखो, अगर इसका वेट अभी सपोज मान लो कि वेट प्लस म्यू एस का वैल्यू इसका 50 न्यूटन होता, इस अलमीरा का मान लो इसका वैल्यू, तो हमें पता है कि मैक्सिमम क्या है 50 न्यूटन, यानी 50 न्यूटन से जितना छोटा फोर्स लगाओगे उसको एडजस्ट कर रहा था। आपने देखा एग्जांपल में 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन का अप्लाई हुआ। 50 न्यूटन के बाद ये मूव कर गया, यानी कि 50 न्यूटन तक ही फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू होगा। यानी 1 2 3 4 अब जितना न्यूटन लगाओगे टिल 15 न्यूटन ये उसको एडजस्ट कर रहा है, मूवमेंट नहीं होने देगा। ये सारे वैल्यू हमारा क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहां पर थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो समझ में आ गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, राइट? अब देखते हैं एक और चीज। सो ये जो सरफेस का है दिस इज म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस सरफेस का तो जो दो पेयर ऑफ जो सरफेस कांटेक्ट में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब थोड़ा सा हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसका डायरेक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्शन के बारे में। इससे बहुत से ऑब्जेक्टिव या बड़े न्यूमेरिकल भी इसका बहुत यूज होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक बात आप समझ लो, एक एग्जांपल आपको लेता हूं। ये हमारा सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक है, आपने एफ फोर्स लगाया। इस बात को बिल्कुल आप ध्यान से समझना, जिस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है, जिस पर एक्सटर्नल फोर्स पहले लग रहा है उसको पहले माइंड में कंसीडर करना है। इस ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो इसको जिधर टेंडेंसी होगी जाने की, टेंडेंसी, आप इधर फोर्स लग रहा है तो टेंडेंसी आपकी साइकोलॉजी क्या बोलेगा कि ये राइट साइड को जाएगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला है। जैसे यहां पर टेंडेंसी था इधर जाने का, तो इसके अपोजिट में लगा। और ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स पेयर में होता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? कांटेक्ट फोर्स का ही एक कंपोनेंट है। तो ये सरफेस दोनों कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में लगा तो सरफेस पर इस डायरेक्शन में लगेगा। यानी ब्लैक से है सरफेस पर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इधर की तरफ मूवमेंट के चांस है तो इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। और एक एग्जांपल, एक स्टेटमेंट इसलिए नहीं दे रहा हूं कि जनरली कंफ्यूजन यहीं से होता है।
एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, आपको और समझ में आएगा। बाय द वे ये हमारा सरफेस है, एक कार है, इसके ऊपर एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। कार इस तरफ मूव कर रहा है, कोई फोर्स लगाया, हमने मूव करना शुरू किया। अब अगर आपसे पूछूं कि इस सरफेस को अगर कंसीडर हम लोग करें, इस सरफेस को, तो कार के जो रूफ है उस पर किधर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ब्लॉक पर किधर लगेगा, आप बताओ। मान लो कि ये रेस्ट में, कार पर फोर्स लगा तो कार तो मूव कर सकता है, लेकिन ये रेस्ट में, ऐसा मानो तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? एक सेकंड के लिए आप सोचो। अब बात समझो, आपसे मैंने क्या बोला था, जिस पर फोर्स लगा एक्सटर्नल, पहले उसको समझो। फोर्स किस पर सबसे पहले लग रहा है? कार के ऊपर। कार का ये जो छत है, टेंडेंसी क्या जाने का, इधर जा भी रहा है, इधर टेंडेंसी हो या मोशन हो, यानी हम लोग रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं, तो उतना भी छोड़ दो, इसका जाने का चांस किधर है? रूफ को कार का ऐसे, यानी कि इस पर फोर्स लगेगा ऐसे। किस पेयर के बीच बात हो रहा है? ब्लॉक और ये कार की छत के बीच, तो ये ब्लॉक के ऊपर आगे लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो कोई जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता हो। ये बात समझ में आया? हमेशा अपोज करे फ्रिक्शनल फोर्स आपके मोशन को, कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी सपोर्ट भी करता है। समझ में आया बात? अब देखो एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं। सपोज हमारा एयरपोर्ट में आप देखे होंगे, इस तरह कन्वेयर बेल्ट होता है, इस पर लगेज वगैरह आते हैं। बहुत सारे आपके रियल लाइफ में एग्जांपल मिल जाएगा। अब ये क्या, कन्वेयर बेल्ट किसी मोटर से चलता रहता है, लगेज इस पर रखा हुआ है। लगेज क्या है? रेस्ट में। कन्वेयर बेल्ट आता है, लगेज रेस्ट में, तो रेस्ट में है ये लगेज, ये कन्वेयर बेल्ट मूव कर रहा है, तो लगेज कैसे मूव कर जा रहा है? न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, जब तक रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, या मोशन में है तो मोशन में रहेगा, यानी कि इन्फॉर्म मोशन की बात करूँ, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। तो प्रॉपर्टी इसका क्या बता रहा था? ये रेस्ट में है, लेकिन ये मूव कर गया। फोर्स तो बेल्ट के ऊपर लगाया है, मोटर इसके ऊपर तो लगाया नहीं, तो कैसे मूव किया? समझो आप, अगर सपोज इस तरह बेल्ट मूव कर रहा है, तो बेल्ट का मूव करने का टेंडेंसी क्या है? ऐसे। फिर वही बोला, फोर्स किस पर लग रहा है? सबसे पहले मोटर यहाँ लगा हुआ है, सपोज मोटर ऐसे चला क्लॉकवाइज, तो बेल्ट का मूव करने का ऐसे टेंडेंसी है, तो सबसे पहली बात कि बेल्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। लगेज इसके ऊपर रखा हुआ है, एंड लगेज पर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगा तो एक्सटर्नल फोर्स लगा उसको, कहीं ना कहीं मूव करने लगा चीज़ों को। उसके ऊपर मूव नहीं कर रहा है, ये बेल्ट पर ही जो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, इसी कारण, क्योंकि ये स्टैटिक कंडीशन में है। ये सारे एग्जाम्पल स्टैटिक का है। जब कन्वेयर मूव करता है तो लगेज मूव नहीं करने लगता है, लेकिन लगेज का मूवमेंट क्यों हुआ? अपने अर्थ के रिस्पेक्ट में वहां से वहां कैसे चला गया, तो इस पर ये फोर्स लगता है, इस कारण वो पोजीशन को चेंज कर रहा है। ओके, नोट करो आप। होपफुली आपको डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन के लिए स्टैटिक जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी बात कर रहा हूँ। डायरेक्शन के लिए सिंपली जिस पर फोर्स लग रहा है या जिस ऑब्जेक्ट की पहले मूवमेंट हो रही है उस पर फोकस करना है। अब एक चीज़ और इसमें देखने वाले हैं हम लोग। अब बाय द वे, इस अलमीरा को हम लोग ऐसे रखते हैं। ओके, अलमीरा था ना ऐसे, इसको हम लोग ऐसे रखने वाले हैं। अब अलमीरा को कुछ ऐसे रखने वाले हैं, मतलब अभी खड़ा था, अभी लिटा दिया इसको, ऐसे हो गया। पहले ऐसे था, अब ऐसे कर दिया अलमीरा को। अब आप फोर्स लगा रहे हो, तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स, बाय द वे पहले बता दूं, इसका सरफेस सेम है, इसका जो मटेरियल है दोनों अलमीरा का सेम है, सेम अलमीरा है, उसका सरफेस सारे सेम बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफ ज़्यादा प्लेन है एक तरफ रुख है, सारे मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है सारा बराबर है। अब इसको वर्टिकल से ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे लाई कर दिया सरफेस पर, फोर्स लगाया,
तो अगर यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स F लग रहा है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स F डैश मान लिया, तो क्या F ग्रेटर देन F डैश होगा या ये बराबर होगा या लेस होगा, क्या होगा? अब देखो, आप अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, मूव नहीं कर रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, ये हमारा क्या होता है, म्यू एस एन। अब देखो, इसका भी म्यू एस तो वही है जो इसका, क्योंकि पेयर ऑफ मटेरियल सेम है, ठीक है। अलमीरा सपोज लोहे का बना होगा, ये सरफेस हमारा वुड का है, लोहे का, क्यों पहले आपको बता रखा था, म्यू एस सेम है। इसका अगर सपोज मास एम है, तो यहाँ भी तो मास एम ही होगा, अलमीरा का चेंज तो नहीं होगा। तो नोटिस करो, क्या नॉर्मल फोर्स चेंज होने वाला है? नहीं, दोनों में एन ही है। तो म्यू एस एन जब सेम है तो एफ एस कैसे चेंज होगा? तो आंसर ये करेक्ट होगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आता है कि जो कॉन्टैक्ट एरिया है, जनरली क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि छोटा सा एरिया है तो आसानी से हम लोग पुश कर सकते हैं, और ज़्यादा लंबा चौड़ा ज़मीन पर है तो फिर उसको पुश करने में दिक्कत होगा, उसकी अलग है फोर्स का। लेकिन जहाँ तक फ्रिक्शनल फोर्स की बात है, उसी का तो रुकावट होता है। आप इसको प्रैक्टिकली ऐसे देखोगे तो एरिया छोटा हो, यहाँ पर एरिया कॉन्टैक्ट एरिया बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि नॉर्मल फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, इस तरह स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्रिकली कि यहाँ पर नॉर्मल फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है। यह एक चीज़ समझ में आया हम लोगों को कि ये इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है जब तक कि नॉर्मल फोर्स बराबर हो। यूजुअली अगर ज्योमेट्रिकली आप डिफरेंट तरीके से नहीं रख रहे हो तो नॉर्मल फोर्स सेम ही रहेगा, तो कभी ये चेंज नहीं होने वाला है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इसको नोट करो आप।